हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। यानी कि ग्लैंड्स को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग जहां पर जो ग्लैंड्स आएगी उसके बारे में हम लोग उसी टाइम पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सलाइवा, या फिर हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लार ग्रंथियाँ, और इंग्लिश में से कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स, अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि जो लार है वो कहाँ बनती है? हमारे मुंह में बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया है इसमें ये दर्शाया जाएगा कि कौन सी लार ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। हमारे माउथ की अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो कहाँ होती है? तो मुंह में ही होगी, ठीक है। तो लार ग्रंथि जो है यह है हमारे मुख गुहा में पाई जाती हैं, ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी होती है इनके बारे में भी हम बात करेंगे जब सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि सलाइवा यानी कि लार क्या होती है। सब लोग जानते हैं कि लार क्या होती है, ये माउथ में जो है इसका प्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लार है ये क्या बनती है, इसका प्रोडक्शन, इसका उत्पादन क्या होता है? लार का उत्पादन हमारे मुंह में होता है, ठीक है। अब मुंह में होगा तभी तो सलाइवरी ग्लैंड्स मुंह में पाई जाती हैं, ठीक है। वही तो सिक्रेट करेंगे, वही तो क्या करेंगे? श्रावण करेंगे उसका, ठीक है। अब दूसरी चीज कितनी, देखो एक दिन की अगर हम बात करें, वन डे की अगर हम बात करें, तो एक दिन में जो हमारा माउथ है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं यानी कि जो लार ग्रंथियां हैं, वो एक दिन में कितना सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, कितनी लार का उत्पादन करती हैं या फिर उसको श्रावण करती हैं। तो एक दिन में अगर हम बात करें तो 1.5 लीटर जो है, जो सलाइवा है वो प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो एक दिन में अगर हम बात करें तो 1.5 लीटर जो है, 1.5 लीटर जो है सलाइवा या फिर लार जो है वो उत्पादित की जाती है एक दिन की अगर हम बात करें, ठीक है। वन डे की अगर हम बात करें, ठीक है। तो इतनी मात्रा में जो है एक दिन में प्रोडक्शन होता है उसका। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें, इसमें कोई हार्मोन नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई हार्मोन नहीं होता, यह केवल लार का उत्पादन करती है, ठीक है। किसका उत्पादन करती है? लार का उत्पादन करती है। कोई भी हॉर्मोन्स नहीं बनेंगे, लार ही बनेंगे। उस लार में क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे कई सारे। अब नेक्स्ट है, इसकी पीएच मान की बात कर लें। पीएच मान, इसका पीएच मान कितना होता है? लार का 6.8 होता है। अच्छा, पीएच पैमाना या फिर पीएच स्केल के बारे में आप लोग क्लास 10th में ही पढ़ोगे। पीएच स्केल या फिर पीएच पैमाना क्या होता है? जो कि किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारीयता या फिर उसकी उदासीन, क्या वो उदासीन है, तो ये चीज़ों को बताता है कौन? पीएच पैमाना। तो पीएच पैमाना होता कैसा है? देखो, पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो उस पर 0 से लेकर 14 तक क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, ठीक है। बनाकर दिखा देते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। तो 14 तक क्या होते हैं? उस पर नंबर्स होते हैं, अंक होते हैं, ठीक है। ये पीएच स्केल को यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया जाता है, या फिर हम इसमें बोल सकते हैं 14 का हाफ कितना होगा? 7 होगा। तो 7 को ही मिड नंबर मानते हुए इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। अब यहाँ पर ये बोला जाता है कि 7 से पहले के जो नंबर होंगे, यानी कि 7 के अगर हम पहले की बात करें तो 7 से पहले के जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे अम्लीय कहलाएंगे। यानी कि इससे पहले अगर सॉल्यूशन का नंबर पीएच पैमाने पर फिर 7 से पहले आ जाता है तो उसको हम लोग अम्लीय बोलेंगे। और अगर कोई भी जो सॉल्यूशन है, अगर उसका पीएच मान 7 से 14 है, ठीक है, यानी 7 to 14 आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? क्षारीय मान लेते हैं, ठीक है। या फिर 7 के बाद है अगर तो, ठीक है। और बीच में अगर कोई किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच मान है, जो उसका पीएच
वैल्यू है, पीएच वैल्यू है, अगर वो 7 है तो उसको हम मान लेते हैं उदासीन। ठीक है, तो अम्लीय, अम्लीय कब होगा? 7 से पहले। ठीक है, 7 से पहले, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री में। ठीक है, क्षारीय कब होगा? 7 के बाद। ठीक है, और उदासीन कब होगा? जब कोई भी विलयन जो है उसका क्या होगा मान? 7 होगा तो। ठीक है, तो ये होता है पीएच पैमाना। और पीएच पैमाने पर जब हम देखते हैं तो जो पीएच मान है लार का वो कितना है? 6.8 है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से वो उदासीन की ओर जा रहा है ना, थोड़ा कम अम्लीय होगा, क्योंकि अम्लीय अगर हम यहाँ पर देखें 1 की साइड देखें तो 1 और 2 इस लाइन पर, यहाँ पर अगर हम देखें पीछे की ओर तो पहले अगर होगा और भी ज़्यादा विलयन का अगर मान जो है वो अगर 1-2 की तरफ अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा, है ना, प्रबल अम्लीय होगा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्योंकि 6.8 कहीं यहाँ पर आ रहा है इसका मान जो है, तो हम कह सकते हैं कि मोस्टली उदासीन ही है वो। बट यहाँ पर क्योंकि 7 से पहले है तो हम कहते हैं कि 6.8 यानी कि ये हल्का अम्लीय होता है। कैसा होता है? हल्का अम्लीय होता है, क्योंकि वो उदासीन की ओर जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से उसका अम्लीयता का जो गुण है वो समाप्त हो रहा है ना, तो वो हल्का अम्लीय है। ठीक है, तो इस तरह से पीएच मान भी क्या होता है? 6.8 होता है। किसका? सलाइवा यानी कि लार का। इसको नोट करो, फिर हम लोग अब पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, या फिर अभी इसकी देख लेते हैं कि संगठन। ठीक है, तो लार के संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे लार में। ठीक है, लार के संगठन। ठीक है, अब देखो लार में सबसे ज्यादा मात्रा जो जिस चीज की होती है वो है वाटर। ठीक है, वाटर सबसे पहली चीज तो वाटर यानी कि जल। कितना परसेंट होता है? परसेंट नहीं, 99% तो हमारा क्या होता है? वाटर होता है, और 99% से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, पॉइंट में अगर हम बात करें तो। और बाकी का 1% एंजाइम्स की बात करें, एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स की बात करें तो वो हमारा हो सकता है 1%। तो 1% कितने होते हैं? एंजाइम्स होते हैं 1% में। ठीक है, और 99% क्या होता है? वाटर यानी कि जल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एंजाइम्स की बात कर लें तो एंजाइम्स की कैटेगरी में देख लो एंजाइम्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम आता है वो तो हमारा क्या है? टाइलिन है। क्या है? टाइलिन। ठीक है, टाइलिन है। ठीक है, टाइलिन होगा। और इसके बाद होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। ठीक है, इसके बाद होता है म्यूकस। म्यूकस या फिर श्लेष्म। श्लेष्म। ठीक है, म्यूकस। ठीक है, अभी हम सबके वर्क देखेंगे कौन क्या काम करता है। इसके बाद होते हैं कुछ विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो हमारे लार में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कुछ आयंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम आयन, सोडियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन। ठीक है, पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन। ठीक है, तो कई सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे लार में क्या होता है? एक और चीज, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट। चलो अब सभी का वर्क देखते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में टीथ यानी कि दांतों के बारे में पढ़ा था, जो कि उस भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। ठीक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे? उसको तोड़ देंगे। लार क्या करती है? लार में जो एंजाइम्स होते हैं वो उस चीज़ का पाचन करते हैं। ठीक है, जो टुकड़े हुए हैं छोटे छोटे उनको और भी बचाने का काम कौन करता है? लार करती है। तो लार में देखो कुछ चीज़ें होती है, जैसे वाटर 99% क्या होता है? वाटर होता है। इसके बाद एंजाइम्स होते हैं 1%। तो पहला एंजाइम आता है टाइलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइलिन क्या करेगा? ये हमारा मंड यानी कि जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट करता है। उसको कन्वर्ट करता है किस में? चेंज करता है
इनके बारे में अभी हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। इन सभी को रफ कर दो, सभी के बारे में मैं दोबारा लिख दूँगी, ठीक है। तो पहले समझ लो टाइलिन के बारे में। तो टाइलिन क्या करता है, ये क्या करेगा, मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करेगा। स्टार्च का पाचन करता है। किसको डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च यानी कि मंड को डाइजेस्ट करेगा। मंड क्या होता है, जैसे ब्रेड हो गया, रोटी हो गई, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का पाचन किसके द्वारा होता है, मंड किसके द्वारा होता है, हमारे टाइलिन के थ्रू, ठीक है। तो जो हमारा जैसे कि मतलब मान लो सलाइवा है, और सलाइवा में क्या मिला दिया उन्होंने, टाइलिन मिला दिया, ठीक है, यानी कि लार है, और उसमें क्या मिला दिया, टाइलिन मिला दिया। उसमें क्या है, टाइलिन है। रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन जो है वो किस पर होती है, उदासीन होती है। क्यों होती है उदासीन, अभी हम लोग समझेंगे कि जो बाइकार्बोनेट होता है वो क्या करता है, मीडियम को क्या कर देगा, वो हमारा उदासीन कर देता है। उदासीन यानी कि अम्लीयता को क्या करेगा, अम्लीय को उदासीन में, जो मीडियम है उसको अम्लीयता से क्या कर देता है, उदासीन बना देता है, ठीक है। कैसा माध्यम कर देगा, उदासीन माध्यम कर देता है। और इस उदासीन माध्यम के द्वारा क्या बन जाता है, माल्टोज बन जाता है। माल्टोज यानी कि सिंपल शुगर्स में क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है मंड को, ठीक है। तो हाई मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनको सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, कौन, टाइलिन। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह से लार जो है किस में मिल रही है, फूड, ठीक है, प्लस फूड, भोजन में क्या है, लार मिल जाती है, और टाइलिन, तो ये लार में क्या है, टाइलिन है, ठीक है। तो ये सब उदासीन माध्यम में क्या करते हैं, क्रिया करके माल्टोज यानी कि सिंपल शुगर्स का निर्माण करते हैं, यानी शुगर यानी कि कुछ, ठीक है, सिंपल शुगर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये क्रिया होती है। दूसरी चीज़, तो टाइलिन क्या करेगी, इतना याद रखो, टाइलिन क्या करती है, टाइलिन का वर्क क्या होता है, एंजाइम होता है एक तरह का, लार में पाया जाता है, और ये क्या करती है, मंड यानी कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है। स्टार्च को किसमें परिवर्तित कर देती है, हमारे सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। सिंपल शुगर यानी कि शर्करा में परिवर्तित कर देती है, किसमें, शर्करा में, ओके। अब दूसरी चीज पढ़ो ये, ठीक है, हमने टाइलिन के बारे में समझ लिया। टाइलिन क्या करेगी, स्टार्च का यानी मंड का पाचन करती है, आपको इतना याद रखना है। दूसरी चीज मैंने बताया था म्यूकस के बारे में। म्यूकस या फिर श्लेष्मा, ठीक है, ठीक है। तो श्लेष्म में ये क्या करता है, भोजन जो होगा ये हमारे मुंह को सूखने से बचाती है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भोजन होगा उसको गीला बनाने का काम करती है, ठीक है। तो गीला और चिपचिपा बनाती है, ठीक है। तो कौन, जो म्यूकस या फिर श्लेष्म होती है, ठीक है, क्या बनाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि मुंह को गीला करके रखती है, ठीक है। तो मुंह को सूखने से बचाती है, ठीक है, सूखने से बचाती है, और इसके अलावा सुरक्षा भी करती है हमारे मुंह की, ठीक है। तो सुरक्षा भी क्या करती है, ठीक है, तो क्या करती है, सुरक्षा भी करती है, ओके। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था म्यूकस के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया था किसके बारे में, लाइसोजाइम के बारे में। लाइसोजाइम, अच्छा, लाइसोजाइम का काम क्या होता है, लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है ये काम करता है बैक्टीरिया को मारने का। तो इसका काम क्या होता है, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो नष्ट करता है, जो भी कीटाणु होंगे उनको मारने का काम करते हैं, ठीक है। कौन, लाइसोजाइम। कैसे करेगा ये लाइसोजाइम, क्या करता है, जो बैक्टीरिया है उसकी, जो बैक्टीरिया क्या है, एक हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी सेल वॉल पर जाकर के चिपकता है और उसकी सेल वॉल को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। तो लाइसोजाइम होता है, ठीक है। जो मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है। अब ये क्या करेगा, लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम है, इसकी सेल वॉल यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है उस पर चिपक जाते हैं, ठीक है, और उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है, जो उसकी सेल वॉल होती है उसको, ठीक है। इस तरह से जो लाइसोजाइम है उनका ये काम होता है कि बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम होता है, जो जीवाणु होते हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ठीक है। तो उनके बारे में तो मैंने समझ लिया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अपघटनी भी होते हैं, ठीक है। तो कई सारे आयंस होते हैं हमारे लार में, ठीक है। तो क्या होते हैं, विद्युत अपघटनी भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि कैल्शियम आयन,
पोटेशियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन और क्लोरीन, ठीक है। तो इस तरह से विद्युत अपवर्तनी यानी इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। और लास्ट हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि ये कैसा होता है, बाइकार्बोनेट होता है इसमें, ठीक है। क्या होता है, बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट क्या करता है, माध्यम को क्या अपनाता है, उदासीन बनाता है, ठीक है। जो बाइकार्बोनेट है इसका काम क्या होता है, यह है अम्लीय माध्यम को उदासीन बनाता है, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल में चेंज कर देता है, ठीक है, उसे उदासीन बनाता है। तो ये काम होते हैं लार में और इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसे नोट करो। फिर अब हम लोग समझते हैं, तो लार के संगठन के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि लार ग्रंथियाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और कितनी होती हैं उनके बारे में। तो इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग लार ग्रंथियाँ यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, लार ग्रंथियाँ। देखो लार ग्रंथियाँ जो है इनकी संख्या कितनी होती है, अगर हम संख्या की बात करें, इनकी अगर हम नंबर्स देखें तो इनकी संख्या होती है टोटल 6। कितनी होती है, कुल संख्या इनकी होती है 6, या फिर हम बोल सकते हैं 3 जोड़ी, ठीक है, पेयर होते हैं, ठीक है, 3 के पेयर होते हैं। अब एक साइड का ये एक जो डायग्राम है वो एक साइड का है, एक, ठीक है, या तो आप राइट साइड बोलो या तो आप लेफ्ट साइड बोलो, ठीक है। तो मान लो कि मैं अगर इस तरह से खड़ी हूँ तो इस साइड की ग्लैंड्स को यहाँ पर मैंने दर्शाया है, ठीक है। अगर इसका मुंह इस साइड है तो इसका इस साइड वाली जो ग्लैंड्स है वही आपको दिख सकती है, क्योंकि जो ग्लैंड्स है हम बोल सकते हैं कि 3 जोड़ी हैं, यानी कि हर एक की संख्या 2 है, 3 जोड़ी हैं, यानी कि टोटल हम 6 बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर एक साइड जो ग्लैंड होगी वही इस साइड भी होगी, ठीक है। तो इस तरह से 3 जोड़ी होती है और हम बोल सकते हैं कि कितनी होंगी। अगर हम एक की बात करें, अगर हम सिंगुलर की बात करें तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो टोटल की बात करें तो 6 होंगी, ठीक है। तो इस तरह से संख्या कितनी होती है, 6 होती है, यानी कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ जो हैं हमारे मुख में पाई जाती हैं। और जिनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इनका काम लार का स्त्रावण करना है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, लार का स्त्रावण, यानी कि सलाइवा को क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे, तो लार ग्रंथियाँ होती हैं। दूसरी चीज़ कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो एक तरह से एक स्पेशल नलिका यानी कि एक डक्ट के थ्रू खुलेंगी। यहाँ पर देखो 3 लार जोड़ी ग्रंथियाँ 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। एक लार ग्रंथि ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, 3 होंगी। इनके साथ ही साथ कुछ नलिकाएं हैं, ठीक है, कुछ पाइप्स हैं जो कि हमारे डक्ट कहलाते हैं। तो लार ग्रंथि जो है वो डक्ट यानी कि नलिकाओं के द्वारा ही क्या करती हैं, मुख में खुलती हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है लार को यानी कि जो सलाइवा है उसको सिक्रीट यानी कि स्रावित किया जाता है। बात समझ में आई? चलो टाइप्स, प्रकार, ठीक है, 3 जोड़ी हैं यानी कि 3 प्रकार होंगे इसके लार ग्रंथियों के। सबसे पहली जो ग्लैंड आती है वो उसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड या फिर कर्णमूल ग्रंथि। क्या बोलते हैं, कर्णमूल लार ग्रंथि या कर्णमूल ग्रंथि, जो कि कान के पास होंगे। कर्ण यानी कि हम बोल सकते हैं कान के पास। इस तरह से आप समझ सकते हो कि कान के पास जो लार ग्रंथि है उसको कर्णमूल ग्रंथि कहा जाता है। तो ये जो ग्लैंड है ये हमारी कौन सी है, कर्णमूल ग्रंथि है, ठीक है, कर्णमूल ग्रंथि है जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। तो कहाँ होती है, कनपट्टी के पास होती है, कान के पास होगी, यहाँ होगी, ठीक है। और इसके डक्ट का नाम क्या होता है, इसके डक्ट होगी स्टेंशन नलिका, स्टेंशन डक्ट होगी। तो इस चीज़ को लिख देते हैं, ठीक है। बस कुछ ज़्यादा नहीं समझना हम लोग को, बस यहाँ पर डायग्राम में ही समझ लेंगे कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पर होती है और किस नलिका के द्वारा वो मुख में खुलती है, बस आपको यही याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहली जो ग्रंथि है वो क्या है, कर्णमूल ग्रंथि। कर्णमूल ग्रंथि या फिर इसे हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सॉरी इनको मैं पैरोटिड ग्लैंड्स बोलूंगी क्योंकि संख्या कितनी होगी, 2 होगी, है ना।
ग्रंथियां, ठीक है, ग्रंथियां। पैरोटिड ग्लैंड्स, अच्छा ये कहाँ पर होती है, मैंने आपको बताया कान के नीचे कनपट्टी के पास होती है, ठीक है। तो ये दोनों कनपट्टियों पर या फिर कर्णपल्लवों पर, ये कर्णपल्लवों पर स्थित होती है, ठीक है। और डक्ट क्या है इनकी, नलिका कौन सी है, ठीक है। ये जो डक्ट है ना, ये जो नलिका है इसी का नाम यहाँ पर बोला जाता है, इसी को हम डक्ट बोलते हैं। तो ये डक्ट यानी कि जो नलिका है, ठीक है, नलिका कौन सी है, यहाँ पर लिख देते हैं, यह है स्टेंशन नलिका, स्टेंशन नलिका यानी कि स्टेंशन डक्ट द्वारा मुंह में खुलती है, ठीक है, मुंह में खुलती है। ओके, तो पहला टाइप हमारा क्या हो गया, पहली हमारी लार ग्रंथि कौन सी होगी, कर्णमूल ग्रंथि, ठीक है, या फिर पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है, कनपट्टी ऊपर होगी और सबसे बड़ी होती है। पहली दूसरी चीज क्या है यहाँ पर कि यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ठीक है, सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी हमारी ये वाली होती है, ठीक है। अभी हम लोग लिखेंगे इसका नाम। नेक्स्ट हमारी कौन सी है, इसे हम बोलते हैं अधोहनु ग्रंथियां, ठीक है। और इंग्लिश में दो नाम हम इसको बोलते हैं, मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ठीक है। तो दो नाम है इसके, एक है सब मैक्सिलरी और या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। और कौन सी ग्लैंड है ये हमारी, ये वाली, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है, अधोहनु ग्रंथि, ठीक है। कहाँ पर होती है ये हमारी होती है दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर, या फिर हम बोल सकते हैं पीछे की साइड पर, जहाँ पर जो जीभ है वो जुड़ी रहती है उस स्थान पर होती है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि निचले जबड़े के पास होती है, ठीक है, निचले जबड़े के पास होती है। और निचले जबड़े को हम मैंडिबल बोलते हैं, मैंडिबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मूव कर सकता है, तो इसीलिए इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोला जाता है, इसीलिए इसका मैंडिबल इस तरह से नाम है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर, या फिर हम बोल सकते हैं कि यह निचले जबड़े जहां जीभ जुड़ी रहती है, ठीक है, गले की साइड, मतलब पहले, यानी कि हम फेरिंक्स के पास की बात हो रही है, उससे पहले भी, क्योंकि जहाँ जो जीभ है वो नीचे की ओर जहाँ जुड़ी रहती है वहीं से हमारी जो ग्लैंड से निकलती हैं, ठीक है। तो जहाँ जीभ जुड़ी रहती है यानी कि निचले जबड़े के पास, या फिर हम बोल सकते हैं दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर, ठीक है, तो उस स्थान पर ये जो हमारी ग्रंथियाँ हैं अधोहनु यहाँ पर होती है, पीछे की साइड पर, ठीक है, ठीक है। जहाँ पर जीभ जो है, ये जीभ है मान लो, तो यहाँ पर जुड़ी रहेगी, तो यही इसी स्थान पर, ठीक है। मान लो ये जीभ है हमारी मुंह से आई है और यहाँ पर जुड़ी रहेगी, तो इसी स्थान पर ये जो ग्लैंड है अधोहनु या फिर हमारी सब मैक्सिलरी ग्लैंड वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, पर उपस्थित होगी, ठीक है, उपस्थित होती है। और इसकी डक्ट का नाम क्या है, इसकी नलिका कौन सी है, यह है वॉर्टन डक्ट, यानी कि वॉर्टन नलिका, वॉर्टन, ठीक है, डक्ट द्वारा मुंह में खुलती है, ठीक है। तो दूसरी वाली कहाँ पर हुई, अधोहनु, जो कि दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर, या फिर हम बोल सकते हैं जहाँ पर जीभ जुड़ी रहती है, निचले जबड़े की ही बात की जा रही है, तो उसी स्थान पर रहती है। अच्छा, हम कर्णमूल की बात करें तो यहाँ पर जो डक्ट होंगी वो ऊपरी जबड़े से निकलती हुई आती हैं, ठीक है। तो ऊपरी जबड़े जो होंगे, जो मोलर टीथ होते हैं यानी चवर्णक दांत होते हैं, उनके वहीं पर वो, उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर डक्ट जो है वो निकलती है, वहीं पर लार का स्त्रावण किया जाता है, ठीक है। अब लास्ट हम देखते हैं, तो लास्ट हमारी कौन सी है, उदोजिह्वा, ठीक है, हमारी जो लास्ट है वो है उदोजिह्वा ग्रंथि, ठीक है, अधोजिह्वा ग्रंथियाँ, ठीक है, अधोजिह्वा ग्रंथियाँ, या फिर इन्हें बोलते हैं हम लोग सबलिंगुअल
ग्लैंड्स, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स इन्हें कहा जाता है, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो हैं वो कहाँ पर होती है, वो होती है जीभ के नीचे, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे कृंतक दांत होते हैं, ठीक है, नीचे वाले कृंतक दांत होते हैं, उसी के पास आप देख सकते हो इन्हें, ठीक है। तो आप अपनी टंग, आगे की टंग को अगर ऊपर उठाओगे, ठीक है, तो आपको देखेंगे नीचे ब्लू कलर की होती हैं, ठीक है, तो ब्लू तो हमारे क्या होंगे, वेन्स होंगी, कुछ नसें होती हैं, ठीक है, कुछ नसें होंगी, और उनके पास, उनके नीचे जो पिंक कलर की होगी वही हमारे सबलिंगुअल ग्लैंड्स होंगी, या फिर हमारी उदुजीहा कौन सी होंगी, ग्रंथियाँ होंगी, जीभ के नीचे होती हैं, ठीक है। तो ये वाली जो ग्रंथियाँ हैं वो हमारी क्या हैं, ये हमारी क्या हैं, अधोजीवा ग्रंथियाँ, ठीक है। यह जीभ के नीचे स्थित होती है, ठीक है, तथा यह सबसे छोटी नलिका है, सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी लाल ग्रंथि है, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी थी, कर्णमूल ग्रंथि थी, और सबसे छोटी कौन सी ग्रंथि है, ये हमारी अधोजीवा ग्रंथि है। तो सबसे छोटी लाल ग्रंथि है, और इसकी डक्ट का नाम क्या है, इसकी डक्ट जो है, ठीक है, इसके डक्ट का नाम यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं, जो अधोजीवा ग्रंथि, ठीक है, इसकी डक्ट जो है, नलिका है, वो कौन सी है, रेविनस नलिका, रेविनस नलिकाओं द्वारा ये मुख में खुलती है, ठीक है, नलिका यानी कि इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे, रेविनस डक्ट, रेविनस डक्ट, ठीक है, कौन सी होती है, रेविनस डक्ट या फिर रेविनस नलिका। अच्छा, ये है हमारी टोटली लार और लार ग्रंथियाँ, ठीक है। तो ये ही हमारा पूरा टॉपिक था लार वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम लोग ऑयसोफेगस के बारे में समझेंगे, इसके बाद अमाशय, ठीक है, स्टमक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।